तो अभी तक हम लोग डिस्कस किया था जिसमें रेडिएशन जो है वो जब गैसियस वॉल्यूम से होकर के गुजरता है या रेडिएशन जो गैस फील्ड डिटेक्टर से होकर के गुजरता है, तो उस केस में या तो वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा उसकी एनर्जी या पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होएगा, राइट। तो उस केस में, दोनों ही केस में जब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन एनर्जी होगा तो कितने प्राइमरी आयन पेयर्स बनेंगे और कितने सेकेंडरी आयन पेयर्स बनेंगे या टोटल आयन पेयर्स बनेंगे, उसका कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। और जब पार्शियल एनर्जी लॉस होगा या पार्शियल एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ आयन पेयर्स, उसका फॉर्मूला हमने देखा और उसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करे थे, राइट। अब हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस इन गैस। अब गैस के अंदर आयन पेयर्स तो जनरेट हो चुके, क्रिएट हो चुके हैं। अब ये आयन पेयर्स कैसे डिफ्यूज होंगे, राइट, डिफ्यूज होंगे या ड्रिफ्ट होंगे, ठीक है। कैसे मूव करेंगे ना, मूव करेंगे तो या तो डिफ्यूजन होगा नहीं तो ड्रिफ्ट होगा उसका। तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट जो होगा वो कैसे होगा उस गैस में, उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, राइट। सो बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ पैसेज ऑफ रेडिएशन quickly lose their energy by multiple collision with gas molecules. नेचुरली रेडिएशन जो है जब भी गैसियस मोलिकुल से होकर के पास करता है तो वो मल्टीपल कोलिजन करता है गैस मोलिकुल के साथ और अपनी एनर्जी जो है वो क्विकली डेसिपेट कर देता है, लूज कर देता है। द वे दीज चार्जेस मूव इन द गैस, राइट, मूव इन द गैस depends largely on the type and strength of force they experience, ठीक है। जो आयन पेयर्स जो बने चार्ज वो कैसे मूव करेंगे उस गैस में, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप है एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, मतलब टाइप एंड किस टाइप का फोर्स है और उसका स्ट्रेंथ कितना है उस फोर्स का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो लोग कैसे मूव करेंगे चार्ज पेयर्स। जैसे मान लो कि अब तो ये गैसियस वॉल्यूम था आपके पास, राइट, और यहाँ पे चार्ज बन गए, एक पॉजिटिव आयन बना, करेक्ट, और दूसरा जो है वो निगेटिव आयन में एक निगेटिव बन गया इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है ये कैसे इसके अंदर मूव करेंगे, हाउ दे विल मूव और ड्रिफ्ट, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसके अगेंस्ट में या फॉर में किस टाइप का फोर्स लग रहा है और कितना स्ट्रेंथ के साथ लग रहा है, उसका फोर्स का स्ट्रेंथ क्या है, वो डिसाइड करेगा कि इनका मूवमेंट ड्रिफ्ट या डिफ्यूजन कैसा होगा, कैसे होगा, ठीक है जी, राइट। द बिहेवियर ऑफ द चार्जेस therefore with and without electric field differ significantly from each other. यदि हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे और नहीं लगाएंगे, दोनों केस में इनका मूवमेंट जो होगा इंटायरली सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, राइट, तो एक तरीके से मूव करेंगे और जब बाहर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो दूसरे तरीके से मूव करेंगे, करेक्ट। तो पहले देखते हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा तो इनका बिहेवियर कैसा होगा। चार्ज तो क्रिएट हो गए, लेकिन यदि बाहर से हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव इट आउट, ठीक है जी, बढ़िया। सो ये क्या है, डिफ्यूजन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में कैसे डिफ्यूजन होगा, नहीं। सो इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक एन एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बाहर से हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ही नहीं किया, तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस हैविंग एनर्जी E कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट।
तो उनका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन जो है फॉर्मूला ये है। अब देखो यहाँ पे ना फॉर्मूला देख करके डरना नहीं है। पहली चीज देखो, बहुत सारी चीजें मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, यदि किसी को फॉर्मूला याद है राइट, तो वो नंबर तो स्कोर करेगा ही करेगा। जिसको अच्छी समझ है वो तो डिफरेंस हो ही जाएगा, लेकिन एवरेज एक स्टूडेंट्स के लिए कि सबको यदि पास आउट करना है और ये करना है, तो इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए एटलीस्ट कि क्या मतलब है। और देखो फिजिक्स ना, फिजिक्स का इक्वेशन और मैथमेटिक्स से बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी चीज जो है हम लोग वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकते, जो मैथमेटिकली एक लाइन के इक्वेशन में बहुत सारी बात डिस्क्राइब हो जाती है, जिसके लिए ना आपको पूरा कई बार पेज टू पेज लिखना पड़ेगा, समझ गए? तब जाकर के तभी भी दूसरे को क्लियर नहीं होएगा। लेकिन यदि आपने एक इक्वेशन लिख दिया तो उससे बहुत सारी बातें बिल्कुल क्लियरली दिख जाती हैं, समझ आ जाती हैं। करेक्ट। तो इसलिए इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स में हर जगह आपको इक्वेशन मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो इस केस में देखो कि ये इक्वेशन जो है वो उनका एनर्जी यदि ई है, जो आयन पेयर, जो चार्ज पेयर जो भी क्रिएट हुए हैं, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, वो उसके लिए मैथमेटिक्स का कल फॉर्मूला जो है वो क्या है, मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का है, और वो इस इक्वेशन से ये दिया बताया। तो ये क्या है, 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई के टी, राइट, उसका पावर -3/2, फिर स्क्वायर रूट ऑफ ई टू द पावर -e डिवाइडेड बाई के टी। तो देखो ई तो एनर्जी है और के टी है, दो ही चीज है। यहाँ पे क्या है, के जो है वेयर के इज ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी जो है वो क्या है, इट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो पहली चीज तो क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, करेक्ट। द एवरेज एनर्जी जो आती है, एवरेज एनर्जी ऑफ चार्ज एज डिड्यूस फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन टर्न्स आउट टू बी, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद सॉल्व करते हैं तो एवरेज एनर्जी उनकी कितनी होगी आयन पेयर्स की, राइट, वो निकल के आती है। वो एनर्जी कितनी होती है, 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू के इंटू टी, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। तो एनर्जी किस चीज पे डिपेंड कर रही है, बेसिकली टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर पे यदि कैलकुलेट करा जाए तो दिस एनर्जी कम्स अराउंड 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो चार्ज जो क्रिएट हुए हैं, राइट, उनकी एनर्जी कितनी है, 0.04 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी, बहुत कम एनर्जी है रूम टेम्परेचर पे। तो गैसियस वॉल्यूम में इनक्लोज्ड है, रेडिएशन आया तो जो चार्ज पेयर बने उनकी एवरेज एनर्जी कितनी है, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस एनर्जी इज वेरी वेरी स्मॉल। नाउ here is the importance of amplification, here is the importance of applying electric voltage। उसको यदि नहीं बढ़ाएंगे नंबर ऑफ चार्ज को, राइट, तब तक टोटल एनर्जी जो मिलेगा मुझे वो बहुत कम मिलेगा, ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे, आप समझ पा रहे हो? तो एवरेज एनर्जी जो है उनकी कितनी है, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अनडिटेक्टेबल, बहुत कम है भाई। हम अनडिटेक्टेबल इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि क्योंकि डिपेंड करता है कि एक्सट्रीमली सेंसिटिव इक्विपमेंट्स पे, हर चीज को डिटेक्ट करने के लिए लोगों ने इंस्ट्रूमेंट तो बना ही रखे हैं, हाईली एफिशिएंट अच्छी चीजें तो बना ही रखी है, ऐसा थोड़ा ना है कि नहीं डेवलप किया है, कि छोटे से छोटे चेंजेस भी, नैनो क्यूरी की एक्टिविटी न्यूक्लियर में डिटेक्ट हो सकती है। तो ऐसा थोड़ा ना है कि सेंसिटिविटी की कमी है चीजों की। आप मेरी बात समझ रहे? तो बेसिकली ये समझना जरूरी है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बाहर से अप्लाइड है तो जो आयन पेयर जो कैलकुलेट जो भी जनरेट होंगे उनकी एवरेज एनर्जी जो है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आगे चले। सिंस देयर इज नो एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, देर इज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉर द चार्ज इन होमोजीनियस गैस मिक्सचर। यदि होमोजीनियस गैस मिक्सचर है तो उस केस में
क्या होगा, होमोजीनियस गैस मिक्सचर है तो उस केस में क्या होगा कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने अप्लाई नहीं किया है तो इनका कोई प्रेफर्ड डायरेक्शंस नहीं होगा कि मतलब इस डायरेक्शंस में चले, समझ गए, राइट। एंड देयरफॉर द डिफ्यूजन जो होगा इज आइसोट्रोपिक होगा, मतलब हर डायरेक्शंस में, इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शंस में जा सकते हैं, तो डिफ्यूजन विल बी आइसोट्रोपिक इन केस ऑफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड in any direction x. The diffusion can be described by the Gaussian distribution. कितना डिफ्यूज होगा, वो किसी भी डायरेक्शंस में वो किससे होगा, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से। तो dn जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल आयन पेयर्स होंगे वो किसी भी डायरेक्शंस में कितने होंगे, राइट। जैसे मान लो कि इस डायरेक्शंस में ये देखना हो तो वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फॉलो करेगा, समझे, ऐसे करके जो भी मतलब इसका शेप जो है वैसे ही आता है, गॉसियन का बेल शेप आएगा, राइट। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस के फंक्शन को वो क्या करेगा, वो फॉलो करेगा, करेक्ट, ठीक है। किसी भी डायरेक्शंस में ले लो, क्योंकि आइसोट्रोपिक है तो आप कोई भी डायरेक्शंस ले लो। यहां पे क्या बोल रहे हैं, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ ए, कैपिटल N जो है वो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस एंड d जो है, कैपिटल D जो दिख रहा है वो क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट है, मतलब डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, राइट। डिफ्यूजन कोफिशिएंट ये डिसाइड करेगा कि कितना डिफ्यूज हो सकता है, राइट, ठीक है। This relationship simply represents the number of charges dn that can be found in any element dx at a distance x from the center of the initial charge distribution after time t. Good. देखो, this simply represents, क्या रिप्रेजेंट करता है, the number of charges dn that can be found in any element dx at a distance x from the center of the initial charge distribution after time t. मतलब कि ऐसा है, ये एक इस डायरेक्शंस पे आप मेजर कर रहे हो, करेक्ट। तो एक छोटा सा एलिमेंट आप ले लो dx, करेक्ट, और ये एलिमेंट जो है वो dx है, करेक्ट। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम t पे यहां पे कितने चार्ज होंगे जब इधर की इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे थे, तो ठीक है, वो dn बताएगा। तो dn विल गिव द वैल्यू ऑफ कि इतने चार्ज जो होंगे इस एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे, एक छोटे से एलिमेंट पे इतने चार्ज होंगे इस डायरेक्शंस में, वो इस इक्वेशन से हमें पता चलेगा। provided we substitute the value of capital D, right, जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट का वैल्यू है, करेक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। कैपिटल D is generally reported in dimension of centimeter square per second, ठीक है। डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, क्यों, सिंस इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द लीनियर एज वेल एज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज थ्रू रिलेशनशिप्स, राइट। मतलब इस रिलेशनशिप से क्या होगा, आपने इट कैन बी बोल रहा है, इट कैन बी यूज टू डिफ्यूजन कोफिशिएंट की जो बात कर रहा है, डी, कैपिटल डी का यूज किस तरह से किया जा सकता है, डी कैन बी यूज टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लीनियर एज वेल एज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशंस। मतलब कि यहां पे ये लीनियर है तो लीनियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, प्लस माइनस कितना मूव करेगा, राइट।
समझ गए? कितने पार्टिकल यहाँ पे होंगे, कितने आयन पेयर्स यहाँ पे होंगे वो बताएगा, या वॉल्यूम एलिमेंट्स में वो बताएगा। जैसे वॉल्यूम में आप ऐसे बनाते हो ना, राइट, एक वॉल्यूम एलिमेंट में, करेक्ट। ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है वो दोनों में ही बता सकता है। इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द लीनियर एज वेल एज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज थ्रू द रिलेशंस। अब आगे हो सकता है कुछ बताए, थ्रू द रिलेशंस दिस, ठीक है। लीनियर में कितना होगा, कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू डी टी, और वॉल्यूम में कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 डी टी होगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितना होगा वो उसने बता दिया, लीनियर में ये होगा और वॉल्यूम में ये होगा, करेक्ट जी, ठीक है। तो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ओइंग टू देयर वेरी स्मॉल मास डिफ्यूज मच फास्टर। क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत कम है, ओइंग टू वेरी स्मॉल मास डिफ्यूज मच फास्टर, समझ गए, राइट। This can also be deduced by comparing the thermal velocities of electrons and ions, which usually differ by 2 or 3 orders of magnitude. समझ गए, 2 गुना 3 गुना डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन 3 गुना, लगभग 2 से 3 गुना फास्टर चलेगा कंपेयर टू आयंस। आयंस और ये इंपॉर्टेंट मैसेज है गैस फील्ड डिटेक्टर में। ये तो शरद जी पकड़ रखे हैं इनका, देखो अब इनके ही हैज जस्ट बिकम लाइट एंड नाउ, या दैट्स गुड। मतलब आदमी को हम कोई भी चीज समझ में आएगी ना तो यू विल जस्ट बिकम ब्राइट, करेक्ट, ठीक है, समझ में आया। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि ओइंग टू वेरी स्मॉल मास इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्यूज मच फास्टर, और कितने का डिफरेंस है, 2 टू, इवन थर्मल वेलोसिटी भी यदि कंपेयर करोगे इलेक्ट्रॉन के और आयंस के, तो इनके बीच का डिफरेंस जो है 2 to 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड है, ठीक है जी सर। सो 2 से 3 गुना। द डिफ्यूजन कोफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज देयरफॉर मच डिफरेंट देन दैट ऑफ आयंस इन द सेम गैस। सेम गैस में डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो है आयन से ज्यादा है, मतलब ज्यादा डिफरेंट है। So it says much different from the ions in the same gas, since the diffusion coefficient has mass and charge dependency. डिफ्यूजन कोफिशिएंट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, मास पे और चार्ज पे। Therefore, for different ions, it assumes value that may differ significantly from each other. Even अलग-अलग आयंस चूंकि चार्ज पे और मास पे डिफ्यूजन कोफिशिएंट डिपेंड करता है, इसलिए आयंस का भी जो होगा, एक आयंस दूसरा आयन जो होगा वो भी, उसमें भी डिफरेंस आएगा, कि जो हेवियर आयन होगा और जो लाइट आयन होगा, राइट, बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया। ये गैस को पिक करने में कौन सा गैस रखना है वहां पे भी मदद करेगा और डिसाइड करेगा। ये बात further complications arise due to the dependence on the gas in which the ions is moving, ठीक है। क्या है फर्दर डिपेंडेंस, क्या है फर्दर कॉम्प्लिकेशन, क्या हो सकता है, arise due to the dependence on gas in which ions is moving। दूसरा बोल रहा है कि जिस गैस के अंदर आयन मूव कर रहा है वो भी फैक्टर जो होगा उनकी डिफ्यूजिबिलिटी को, कि कैसे डिफ्यूज करेंगे, वो भी इफेक्ट करेगा। डेंसिटी की बात है क्या सर? मे बी, राइट। सिंस इन रेडिएशन डिटेक्टर्स वी आर कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ऑफ आयंस that are produced by the incident radiation, therefore we restrict ourselves to the diffusion of ions in their own gas। मतलब उसी गैस में डिफ्यूज कर रहा है आयन,
जिस गैस से वो बना हुआ है, बना हुआ। राइट। तो हमारा दूसरे गैस में नहीं डिफ्यूज कर रहा है, मतलब आयन कोई बना तो कोई दूसरे गैस में नहीं डिफ्यूज कर रहा है, लेकिन मिक्सचर ऑफ गैस होगा थोड़ा बहुत, अगेन वहां पे प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा तो डिफरेंस होगा। बट ये अवेयरनेस कई जगह पे जब कुछ ऐसे फिनोमेनन आएंगे, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको काफी मदद करेगा, करेक्ट, राइट। इन एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ mixture of gases, right, in the filling gas can also modify the diffusion property, बोला ना, right, in which case the correct value of diffusion coefficient corresponding to the types and concentration of the gas used should be sought, मतलब वो पता होना चाहिए कि किस वॉल्यूम में किस प्रोपोर्शंस में वो मिक्स्ड है, उनका डिफ्यूजन कोफिशिएंट कैसा होगा और वो कैसे वेरी करेगा, वहां वो जब समझेंगे तो अब हमें समझ में आएगा कि ये कैसे आयंस जो होंगे वो डिफ्यूज करेंगे उसके अंदर। देखो दोनों इंपॉर्टेंट है, आयन का भी डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉन का भी डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन बहुत फास्टर चलेंगे, ये स्लो होंगे। एवलांच क्रिएशंस में फिर वो बात जाके जब यहाँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो बाकी हर चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। ये आपके फंडामेंटल प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, समझ गए? अब जब आएगा तभी बात करेंगे, नहीं तो इधर उधर चले जाएंगे अब हम, ठीक है। चलते हैं, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ डिफ्यूजन कोफिशिएंट्स फॉर डिफरेंट गैसेस एंड गैस मिक्सचर have been experimentally determined and reported by several authors, कि वैल्यू ऑफ डिफ्यूजन कोफिशिएंट फॉर डिफरेंट गैस और उसके मिक्सचर के लिए क्या होता है वैल्यू, वो लोगों ने ऑलरेडी डिटरमिन किया हुआ है, जैसे अभी हम लोग टेबल 3.2.1 में देखेंगे, ठीक है। चलें आगे सर। ओके, डिफ्यूजन, अब देखो फ्लो से तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। डिफ्यूजन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफ्यूजन इज नो लॉन्गर आइसोट्रोपिक। क्या होगा, पहले तो जो आइसोट्रोपिक जो हो रहा था वो हर डायरेक्शंस में इक्वल प्रोबेबिलिटी थी डिफ्यूज होने के, राइट। इन एवरी डायरेक्शन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ्यूजन यदि है तो उसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक डिफ्यूजन है। तो ये आइसोट्रोपिक अब नहीं रहेगा जैसे हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो, एंड देयरफॉर कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय ए स्केलर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, राइट। एक फिक्स डिफ्यूजन कोएफिशिएंट से वो हम नहीं डिफाइन कर सकते, राइट। द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, ठीक है। सो द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इन दिस केस इज ए टेंसर विथ टू नॉन जीरो कंपोनेंट, मतलब अब जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जो आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाएंगे तो उस केस में वो टेंसर होगा विथ टू नॉन जीरो कोएफिशिएंट, मतलब दो कंपोनेंट होगा उसका, एक कंपोनेंट नहीं होगा डिफ्यूजन का। और दो कंपोनेंट कौन कौन सा होगा, एक कंपोनेंट जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा कंपोनेंट डीएल, एंड एक कंपोनेंट जो होगा वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट डीटी होगा। मतलब एक जो होगा ऐसे चलेगा, उसका एक कंपोनेंट ये होगा तो दूसरा कंपोनेंट डिफ्यूजन कोएफिशिएंट का ये होगा, करेक्ट। और ये लॉन्गिट्यूडनल डीएल होगा, करेक्ट। और ये जो होगा वो क्या होगा, डीटी होगा, ठीक है जी। हर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के दो कंपोनेंट होंगे, जैसे हम लोग फोर्स नहीं निकालते थे और उसके दो कंपोनेंट कर देते थे, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे होता था, राइट, और वेक्टर, और उसके हम लोग यहीं से दो वेक्टर बना देते थे, एक ये था परपेंडिकुलर डाला और इसके परपेंडिकुलर एक दूसरा कर दिया, तो ये दो कंपोनेंट हो जाते थे, होते थे ना फोर्स का, करेक्ट। ऐसे करते थे, एफ एक्स, ये एक्स कंपोनेंट हम लोग कर लेते थे और ये जो था ये एफ वाई कंपोनेंट हो जाता था, करेक्ट। उसी तरह से इसका भी कंपोनेंट जो होगा अब डिफ्यूजन कोएफिशिएंट का दो कंपोनेंट होगा और नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो मतलब कुछ न कुछ इस डायरेक्शन में भी होगा, कुछ न कुछ इस डायरेक्शन में भी होगा, ठीक है। फॉर मेनी गैसेस द लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डीएल
इज स्मॉलर देन द ट्रांसवर्स कोफिशिएंट dt। ऐसा देखा गया है कि लॉन्ग dl का वैल्यू जो है वो स्मॉलर होता है कंपेयर टू dt, बहुत सारे मेनी गैसेस के लिए। ठीक है, आगे चलूं। अब चलो जी, रिकॉर्डिंग शुरू। राइट, ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप क्या करेंगे, ड्रिफ्ट की बात देखेंगे, चार्ज कैसे ड्रिफ्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इन ए गैसियस डिटेक्टर मैक्सवेलियन शेप ऑफ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैनॉट बी गारंटेड। क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना। गैसियस डिटेक्टर में बोला है कि जो मैक्सवेल का जो इक्वेशन जो था एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो हम लोगों ने विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूज करा था, उसके बाद बोल रहा है इट कैनॉट बी गारंटेड। पहली चीज, द रीजन क्या है, द रीजन इज द अप्लाइड बायस वोल्टेज दैट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एक्टिव वॉल्यूम। क्योंकि अब तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अब डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ गए। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है, राइट, बायस वोल्टेज दैट क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एक्टिव वॉल्यूम। द इलेक्ट्रॉन्स owing to their small mass क्या होगा, एक्सपीरियंस ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स एंड consequently their energy distribution deviates from the pure Maxwellian shape। समझ गए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है स्मॉल मास है इसका, राइट, तो क्या होगा, दे विल एक्सपीरियंस ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए उसका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, जो प्योर मैक्सवेलियन जो शेप आना चाहिए एनर्जी का, उससे डेविएट कर जाएगा, क्योंकि वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना वो। तो चार्ज को ऐसे रहना चाहिए और इधर से तुम खींचो, ऐसे समझ लो कि रबर लगाए हो ऐसे करके, तो क्या होगा, समझ गए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाए, पुल जिधर होगा उधर की तरफ चला जाए। ठीक है। On the other hand, the distribution of ion is not significantly affected if the applied electric field is not high enough to cause discharge in the gas। बोल रहे हैं क्या कि लेकिन जो आयंस जो हैं, आयंस हेवी हैं, इसलिए इनका शेप जो होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन शेप, वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, अनलेस इलेक्ट्रिक फील्ड जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसे डिस्चार्ज रीजन में जब चला जाता है, समझिए, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत होता है, तो उस केस में फिर इसका भी शेप बिगड़ जाएगा। मतलब आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, तो इसका शेप धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होता जाएगा। ये तो दिमाग में बिठा सकते हो आप लोग। आयन का भी, इलेक्ट्रॉन का तो डिस्टर्ब होएगा ही होएगा, तो मैक्सवेलियन शेप नहीं रहेगा, करेक्ट। The electrons behave quite differently than ions in the presence of electric field, and therefore we must study two types of charges separately। क्या बोला, the electrons behave quite differently than ions in the presence of electric field। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन और आयन का बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट होता है, इसलिए वो बोल रहा है therefore we must study two types of charges separately। तो अभी जब भी हमें समझना है, जब भी इस चीजों को, तो हमें अलग अलग रख के समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और पॉजिटिव आयन या आयंस जो हैं वो कैसे बिहेव करेंगे। चलें आगे। बहुत बढ़िया। अब ड्रिफ्ट ऑफ आयंस की बात अब कर रहा है, राइट। तो ड्रिफ्ट ऑफ आयन देखते हैं क्या है। इन ए गैसियस डिटेक्टर द पल्स शेप एंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स एम्पलीट्यूड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट ऑल्सो ऑफ आयंस। तो जो पल्स मिलेगा, क्या बोल रहे, इन गैसियस डिटेक्टर द पल्स शेप एंड इट्स एम्पलीट्यूड। तो गैसियस डिटेक्टर में जो आउटपुट जो आएगा, आउटकम्स जो आएगा, तो ये पल्स जो होगा, पल्स का शेप कैसा होगा, उसका एम्पलीट्यूड कैसा होगा, समझे,
ये डिपेंड किस पे करेगा? इट डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट कैसे कर रहा है, बल्कि इस पे आयंस पे भी, तो दोनों के ही मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है और आयन कैसे मूव कर रहा है, ये दोनों के ऊपर ये डिपेंड करेगा। जो पल्स जो मिलेगा और पल्स से वो कैसा होगा और उसका एम्पलीट्यूड कैसा होगा। एम्पलीट्यूड मतलब हो सकता है कि छोटा हो, एक हो सकता है दूसरा एक बड़ा एम्पलीट्यूड। पल्स का शेप भी चेंज होगा, एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। समझ गए? तो किसके किस पे डिपेंड करेगा? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑल्सो ऑफ आयंस। ठीक है, वेरी नाइस। तो इन ए गैसियस डिटेक्टर द पल्स शेप जो होगा एंड इट्स एम्पलीट्यूड डिपेंड्स नॉट ओनली द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बट ऑल्सो ऑन द आयन। मतलब बोला कि जो पल्स जो बाहर निकलेगा, जो मिलेगा हमें, वो क्या होगा कि वो दोनों, उसका शेप और उसका एम्पलीट्यूड, वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा था और आयन के भी मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। दोनों के कंबाइंड इफेक्ट पे जाएगा वो, अलग एक से डिस्क्राइब नहीं होगा। इट विल बी डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और आयन के मूवमेंट पे होगा। द आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड मच हेवियर than electrons and therefore move around quite sluggishly। आयन जो है क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है और मच हेवियर है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए वो क्या करे। इन मोस्ट गैसियस डिटेक्टर्स स्पेशली आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होगा, द आउटपुट सिग्नल कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव और फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। गैसेस में क्या बोला? इन मोस्ट गैसेस डिटेक्टर्स स्पेशली आयोनाइजेशन चैम्बर में द आउटपुट सिग्नल कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। मतलब दोनों में से किसी भी इलेक्ट्रोड से हम लोग मेजर कर सकते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से भी और या नेगेटिव इलेक्ट्रोड से भी मेजर कर सकते हैं। इन बोथ केसेस, राइट, हाउएवर व्हाट इज मेजर्ड इज एक्चुअली the change in the electric field inside the active volume, right? मतलब एक्टिव वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजेस हो रहा है वही मेजर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी हो रहा है और आयन का भी मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो पहला वाला लाइन जो हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे कि परटर्ब कर देता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, समझ गए? तो यही उसके परटर्बेशंस की बात है, वो डिस्टर्ब करता है जब उधर अंदर मूवमेंट होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो मेजर करते हैं, जो इलेक्ट्रिक आउटपुट सिग्नल जो मेजर करते हैं, आइदर एट द इलेक्ट्रोड और एट द नेगेटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे मेजर करो या नेगेटिव इलेक्ट्रोड से मेजर करो, उस केस में जो है व्हाट एक्चुअली वी आर मेजरिंग इज द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एक्टिव वॉल्यूम। कि एक्टिव वॉल्यूम में जो चेंज जो हुआ, इनिशियली जब रेडिएशन नहीं था तो क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, और अब कितना है, उसमें कितना चेंजेस है, वो चेंज जो है हम लोग मेजर करते हैं, राइट? हेंस द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन बोथ कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल आउटपुट पल्स। इसलिए जो दोनों का ही है, इलेक्ट्रॉन का भी और आयन का ड्रिफ्ट जो है वो वही क्या करता है, पल्स के आउटपुट को डिटरमिन करता है। This implies that understanding the drift of positive ion charge is as important in a chamber as the negative electrons। मतलब दोनों के ही ड्रिफ्ट को हमें समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पॉजिटिव आयन का चार्ज का ड्रिफ्ट कैसे होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट कैसा होता है। In the presence of externally applied electric field, ions move towards the negative electrode with a drift velocity that is much lower than that of the electrons। तो जो आयंस जो हैं वो बड़े स्लो, आराम से चलेंगे कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बड़ी फास्ट चलेगा एनोड की तरफ, और ये जो होंगे अपना धीरे धीरे चलेंगे।
राइट। और ये डिफरेंस लेके आएगा कहीं ना कहीं, ये बात याद रखना ज्यादा जरूरी है। करेक्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज आयंस कैन बी फेयरली एक्यूरेटली कैरेक्टराइज्ड बाय द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्म दिस। ये बोला कि ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैथमेटिक्स है, इस पर्टिकुलर फॉर्म से, इस मैथमेटिकल इक्वेशन से उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इन 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 द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उस केस में उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस इक्वेशन से जाकर के डिस्क्राइब होगा गॉसियन शेप ही, राइट। वही बेल शेप ही आएगा कि मतलब सारे के सारे जो होंगे वो नहीं होंगे, लेकिन कुछ जो होंगे वो बिल्कुल मीन वेलोसिटी से चलेंगे, कुछ उसमें भी कम से चलेंगे, कुछ ज्यादा से चलेंगे। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन शेप डिस्क्राइब का मतलब ये हुआ, जो आयंस जो होंगे, आयंस भी जो होंगे उनका भी मीन वेलोसिटी ऐसा ही होगा। मतलब सारे के सारे जो होंगे वो सभी के सभी जो होंगे एक वेलोसिटी से नहीं जाएंगे, किसी का बहुत कम वेलोसिटी होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का और ज्यादा होगा, मीन जो होगा वो इधर की तरफ होगा। समझ गए? तो ये चीज, ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ये समझना। सब सारी की स्पीड एक जैसी नहीं होगी। करेक्ट, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जो है वो बता रहा है कि वीडी जो है, वीडी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यहां पे देखो टी इंटू वीडी वर्ड यूज किया है, ये ठीक है, समझ गए? विच इज एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ द क्लाउड्स ऑफ ions moving along the electric field lines। ठीक है, ये जो होंगे, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वीडी जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ आयंस होगा, मतलब क्लाउड ऑफ आयंस, बहुत सारे आयंस जो होंगे, जैसे कैसे बना के दिखाया, ऐसे करके मूव करेंगे, राइट। तो कुछ जो होंगे वो मैक्सिमम वेलोसिटी से जाएंगे और कुछ जो होंगे कम से, इसमें भी चलेंगे। ठीक है, दिस वेलोसिटी इज मच लोअर than the instantaneous velocity of ions। मतलब कौन सा वेलोसिटी? जो क्लाउड की तरह जो तेजी से जो चलेंगे उनकी वेलोसिटी जो बोला, दिस वेलोसिटी जो है इज मच लोअर देन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द आयन। मतलब इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब उनका कैलकुलेट करोगे तो वो वेलोसिटी कम होगी, लेकिन वो आयंस जो है जिस मूव कर रहे हैं, राइट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वीडी वाला है, ये वीडी, ये ज्यादा होगा कंपेयर टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। टी जो है, टी इज द ड्रिफ्ट, द आयन ड्रिफ्ट टाइम, कितने देर में वो ड्रिफ्ट करेगा आयन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर सिंस इट टेल्स अस हाउ क्विकली वी एक्सपेक्ट द आयंस टू रीच द कैथोड एंड गेट कलेक्टेड। क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये डिटरमिन करता है कि वहां से हमें पता चलेगा कि कितने देर में कैथोड तक पहुंच जाएंगे और कलेक्ट होकर के करंट बना लेंगे, या वोल्टेज जो होगा वो आएगा। इसीलिए हम लोगों ने कई जगह पे जो बोलते हैं, जब मेजर करोगे तो कितनी देर में उसका स्टेबल आउटपुट आएगा। समझ गए? ये डिसाइड करेगा इनका मूवमेंट। करेक्ट। It has been found that as long as no breakdown occurs in the gas, the velocity remains proportional to the ratio of electric field and the gas pressure। ऐसा क्या देखा गया? देखा गया कि जो ये मूवमेंट जो होगा, मतलब कितने देर में वहां पे कलेक्ट हो जाएंगे और कैथोड तक जाके आयंस जो है पहुंच जाएंगे, वो डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द गैस प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा वो और डिवाइडेड बाय गैस का प्रेशर, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ गए? इस रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितने देर में आयंस जो होंगे वो वहां तक पहुंच जाएंगे और कलेक्ट हो जाएंगे एनोड पे, आयंस जो कैथोड पे बेसिकली।
आयंस जो होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, आगे चलूं। तो ये जो है वो फॉर्मूला बनता है, देखो ये, राइट। वीडी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू म्यू पॉजिटिव, मतलब जो मोबिलिटी जो होगी पॉजिटिव आयंस की, ई डिवाइडेड बाय पी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय प्रेशर। सो this Vd will be proportional to basically electric field divided by pressure. E is the applied electric field, P is the pressure of the gas, and mu plus is the mobility of ions in gas. Mobility depends on the mean free path of the ion in the gas, the energy it loses per impact, and the energy distribution. ये मोबिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? मोबिलिटी जो डिपेंड करेगी मीन फ्री पाथ ऑफ द आयन इन द गैस, राइट, करेक्ट, एंड द एनर्जी ऑफ लूजेज पर इम्पैक्ट, मतलब हर इम्पैक्ट पे जब वो टकरा रहा है आयन किसी गैसियस मोलिक्यूल से, तो उसमें वो कितनी एनर्जी लूज कर रहा है और उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। ज्यादा एनर्जी होगा तो ज्यादा ड्रिफ्ट करेगा, कम एनर्जी है तो naturally. In a given gas, it therefore remains constant for a particular ion. लेकिन एक गैस, एक पर्टिकुलर गैस में, एक ही गैस है और उसी का आयन बना हुआ है, तो वहां पे लेकिन ये वैल्यू वो कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। Table 3.21 gives the mobility, diffusion coefficient and the mean free path of several ions in their own gases. राइट, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में अल्फा, राइट, जो है, और डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट दिया और ये मोबिलिटी दिया, क्या ये लीनियर कितना होगा, वो 1.8 और डिफ्यूजन कोफिशिएंट 0.34 और यहाँ पे मोबिलिटी जो होगी वो 13 है, राइट। 13 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्टेज डिवाइडेड बाय वोल्टेज जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर, राइट। तो सबका अलग अलग दिया हुआ है मोबिलिटी। देखो इसमें सबसे ज्यादा मोबिलिटी जो है हाइड्रोजन की है, आयन की है, राइट। हीलियम आयन की जो है 10.0 है। आर्गन की देखते हैं, आर्गन की मोबिलिटी जो है वो कितनी है, 1.7 है, राइट, करेक्ट, ठीक है। तो ये इस टेबल में मोबिलिटी ड्रिफ्ट, कैसे आयन जो होंगे वो ड्रिफ्ट होंगे, हमने उसके बारे में देखा। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और आगे, अब इससे आगे अब चलेंगे, ड्रिफ्ट ऑफ आयन तो हो गया, अब ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, करेक्ट, ठीक है। तो आज इतना ही, बहुत बढ़िया।